गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं जो हम आगे पढ़ रहे थे। आप लोगों को अभी तक मैंने समीकरण ऊपर वाली बताई कि वो किस तरीके से बैलेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान थी, इसलिए हमने उस समीकरण को क्या कहा था? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा। अब हम निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब पहले आप लोग समीकरण देखो ध्यान से। हमने क्या लिया? हमने Fe फेरस प्लस H2O वाटर, हमने आयरन प्लस वाटर ले लिया। अब इससे हमने क्या बना दिया? फेरस ऑक्साइड प्लस H2, मतलब गैस क्या कर दी? रिमूव हो गई यहाँ से। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले उसके सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। मतलब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर आपको बताया है कि इन्होंने आयरन के इधर क्या करा? एक बॉक्स बना दिया, H2O के इधर बॉक्स बना दिया, फिर Fe3O4 के इधर बना दिया और हाइड्रोजन के इधर बना दिया। ठीक है, कर लिया। अब उसके बाद क्या करना होगा? संतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या नीचे लिखिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा? पहले तत्व लिख लेते हैं। हमने फेरस लिखा, हमने हाइड्रोजन लिखा, हमने ऑक्सीजन लिखा। फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख लिया। अब ध्यान दो, फेरस पहले LHS साइड कहाँ देखेंगे हम? LHS साइड आयरन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ठीक है, अब देखिए, अब आप RHS साइड देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर आपको आयरन जो है वो 3 मिल गए, है ना, और जो आपके हाइड्रोजन है वो 2 है, और जो ऑक्सीजन है वो 4 है। तो अब इसमें क्या है कि आपका जो आयरन है और ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस करोगे? क्या करेंगे हम? क्या करोगे आप? तो ये बैलेंस हो जाएगी। पढ़ते हैं हम आगे, फिर बताएंगे। ठीक है, चरण सुविधा के लिए सबसे पहले परमाणुओं वाले यौगिकों को पहले संतुलित कर लीजिए, है ना। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, दोनों को पहले संतुलित कर लो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इसमें सबसे ज़्यादा किसके तत्व हैं? कौन है सबसे ज़्यादा तत्व वाला? ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन के, है ना। हमने उसको चुन लिया और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और केवल बाईं ओर एक ही है। हमने देखा कि इधर सिर्फ एक ही है और इधर कितने हैं? 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखो, प्रारंभ में कितने थे? अभिकारकों में H2O, उत्पादकों में Fe3O4 में। संतुलित करने के लिए हम इस हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 से। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इधर 4 हो गए, है ना। मतलब आगे मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है, आगे आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ध्यान दो आप, यहाँ पर क्या करा, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया 4 1 जा 4। देखो यहाँ पर हमने इस पूरे बॉक्स के ऊपर क्या आगे क्या लगा दिया? 4। हम लोग आगे लगा सकते हैं बेटा, लेकिन अगर हम चाहें कि इस O के पास यहाँ नीचे 4 लगा दें, हम इस O के पास यहाँ नीचे 4 लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हम आगे ही लगा सकते हैं, पीछे नहीं, और हमको पूरे में लगाना पड़ेगा। अब जो ये 4 होगा बेटा, ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के लिए भी वर्क करेगा और ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों के लिए ये वर्क करेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा: Fe plus 4H2O इट गिव अस Fe3O4 प्लस H2। आंशिक रूप से है ये। अभी 4th स्टेप क्या है हमारी? Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब क्या हो गया कि बेटा इधर हाइड्रोजन जो थे वो 2 हो गए
और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब ये संतुलित है क्या, नहीं, अभी भी हमको संतुलित करना बाकी है। इनमें से किसी एक तत्वों को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभ में कितने थे, 8 हो गए, इधर 2 ही है। संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 4 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, मतलब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अब आप यहाँ पर 4 लगा दो। क्या लगा दो, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इस H2O के पास में 4 लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, मतलब अब हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अभी भी ये समीकरण हमारी आंशिक रूप से संतुलित है, पूरी तरह से नहीं हुई है। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब असंतुलित है। बेटा अब देखो, हमने ऑक्सीजन को भी संतुलित कर लिया, हमने हाइड्रोजन को भी कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, आयरन संतुलित नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर क्या है, 3। अब इसकी बारी, ठीक है। लोहे, आयरन के अणु प्रारंभ में कितने हैं, 1, मतलब अभिकारक साइड कितने, 1, लेकिन जब उत्पाद बना तो कितने हो गए, 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये आयरन है, हम इस आयरन के आगे भी 3 लगा देंगे, जिसे आपको यहाँ लगा के दिखाया गया है। इस आयरन को संतुलित करने के लिए 1 × 3 कर दिया, तो 3 1 ज़ा 3। अब देखो 3Fe + 4H2O, इट गिव अस Fe3O4 + H4H2O। अब जो हमारी ये समीकरण है ये पूरी तरीके से आपकी संतुलित हो जाएगी। अंत में इस समीकरण की जांच के लिए हमें समीकरण के दोनों ओर देखना होगा, ठीक है। हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इस समीकरण को आप ध्यान से देखना। देखो, अब देखो आप यहाँ पर आपको आयरन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 है ना, 3 है। यहाँ पर भी आयरन कितने हैं, 3। आपको O कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। यहाँ पर देखो इस O के आगे क्या लगा है, 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी क्या है, 4 2 ज़ा 8। हो गई हमारी समीकरण संतुलित, मतलब अब क्या है, हमारी समीकरण पूरी तरीके से संतुलित है। अब इस समीकरण को आप क्या कह सकते हो, इस समीकरण को आप संतुलित समीकरण कह सकते हो। ये हमारी समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगी। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः क्या है, समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए इस विधि का उपयोग हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जो हमने पूरी प्रोसेस यूज़ करी उसको हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, है ना। अब भौतिक अवस्थाओं के, अब हमें क्या करना है, अब ये जो समीकरण हमने संतुलित कर ली, बेटा इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ठोस कौन है, द्रव्य कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है, आपको सब बताना पड़ेगा। भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों का उत्पादकों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं। हमको नहीं पता कि आयरन कैसा है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, हमें ये नहीं पता, ठीक है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों को गैस, द्रव्य, जलीय या ठोस अवस्थाओं को क्रमशः Gl तथा एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, सॉलिड, एक्वस भी लिखते हैं,
तब उपस्थित होते हैं उत्पाद में जल व 2 मिनट क्रमशः GL AQ तथा S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घुल के रूप में होते हैं, मतलब घुले हुए होते हैं, तो उसको हम लोग एक्वस कहते हैं। ठीक है, जब वो घुली हुई अवस्था में होंगे तो आप उनको क्या कहोगे, AQ एक्वस। अब समीकरण देखो, आप ध्यान से देखो समीकरण को। अब देखो, अब क्या कहा, यहाँ पर क्या दर्शाया गया है बेटा आपको, आयरन के आगे क्या लिखा है, S, मतलब आयरन कैसा है, सॉलिड स्टेट में। H2O ये पूरी क्या है, गैस, इसके लिए इसके आगे क्या लगा है, G, इसके पीछे G लगा के दिया है ना। FeO4 मतलब आयरन सल्फेट जो है हमको किसके फॉर्म में मिला है, सॉलिड के फॉर्म में, और H2 क्या है यहाँ पर, गैस। ठीक है, समझ में आया इनकी भौतिक अवस्था कैसे लिखी हुई है। ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में H2O के साथ G का चिन्ह प्रयोग किया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया, मतलब गैस के रूप में किया जाता है। प्रायः हर रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता, तब यह आवश्यक ना हो, जब तक कि आवश्यक ना हो। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया परिस्थितियाँ, ताप, दाब, उत्प्रेरक को आदि को भी तीर के निशान से दर्शाया जाता है। देखो क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझा देती हूँ। जैसे CO यहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है ना। अब इस पे कितना दाब लगाया है, 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो किस में चेंज हो गई, इथाइल अल्कोहल में, है ना। इथाइल अल्कोहल में वो चेंज हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये भी लिक्विड फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पर एक आपको पूरी क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण की विधि है। 6CO2 एक्वस मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जल में घुले हुए हैं, प्लस आपको H2O दिया है। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। अब इससे जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है, C6H12O6, वो भी एक्वस, इसमें आपको ऑक्सीजन निकल रही है और जल निकल रहा है। C6H12 को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज है। इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ समीकरण दी गई है, उनको आपको संतुलित भी करना है और उनको आपको लिखना भी है। तो जब हमारा चैप्टर हो जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक, हम बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की, तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9वीं में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही कोई मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। हमने कहा कि ना तो कोई ऐड होता है ना कोई बाहर जाता है, तो फिर नया पदार्थ कैसे बनता है, तो उनके आपस में जो बॉन्ड होते हैं उनके टूटने से क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध बारे में अध्याय 3 तथा 4 में पढ़ेंगे। आपको जो आगे के चैप्टर हैं उनमें बताएंगे कि परमाणुओं के बीच में कौन कौन से बंध होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली रासायनिक अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। क्या है बेटा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब आपस में मिलना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा भुजा हुआ चूना लो, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaO, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना, और वाटर का फॉर्मूला H2O। जब हम इन दोनों को ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें क्या हो गई, एनर्जी निकली। मतलब आप लोग जब चूने में पानी डालते हो तो देखते हो ना बुलबुले निकलते हैं आपको,
है ना। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया, अब यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया कहते किससे हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप और समझे, हमने दो अलग अलग तरह के अभिकारक लिए थे, ठीक है, लेकिन उनने उत्पाद क्या बनाया, एक ही बनाया और ऊर्जा निकाल दी। तो ये क्या होगी, संयोजन, दो आपस में मिल गए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो हमने चूने की बात करी थी, उस चूने का उपयोग किस लिए करते हैं। आप लोग देखते हो कि घर में पुताई के लिए भूजे हुए चूने के जो दीवारें होती हैं उन पे किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली, जो आप चूना दीवारों पे पोतते हो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आती है। और रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी, जो संगमरमर यूज़ होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इन्वायरमेंट में CO2 से रिएक्शन करती है तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, ठीक है। ध्यान रखना, कैल्शियम, ये संगमरमर का फॉर्मूला जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ और उदाहरण देखें। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग गैसों को मिक्स किया तो हमको उत्पाद क्या मिला, एक ही मिला, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमने इसको क्या कहा, संयोजन अभिक्रिया। H2 तथा हम अगर, अभी मैंने ऊपर जब आपको चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो हमको जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग गैसें हैं, इनको जब हमने मिलाया तो हमको क्या मिला, उत्पाद तो एक ही मिला। तो ये भी क्या है, एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया है, और वो भी कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो गया। अब देखोगे कि कभी भी आप लोग देखना कि क्या होता है, अगर आप चूने को लोगे, उसमें पानी मिलाओगे तो जिस बर्तन में है ना वो बर्तन गर्म हो जाएगा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मतलब हीट निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, अगर आप अपने घर में जो गैस चलाते हो इससे भी निकलती है ना ऊर्जा, CH4 प्लस ट्वाइस O2, तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ऊर्जा निकलती है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, है ना, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम लोग जो सांस लेते हैं ना वो भी क्या है, क्योंकि हमारे सांस लेने में भी एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यह ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है, ठीक है बेटा। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में मैं आपको पूरा करवा देती हूँ इस टॉपिक को। ओके, बाय।